भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर। कश्मीर हम शर्मिंदा हैं, हम बतौर पाकिस्तानी तेरी मोहब्बत और वफाओं का हक अदा नहीं कर सके। कश्मीर हम शर्मिंदा हैं, बतौर पाकिस्तानी तेरे हमदर्द और तेरे दुख में शरीक नहीं हो सके हैं। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी दुश्मन बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत। हम पाकिस्तानी मोदी से ताल्लुकात बेहतर करने की उम्मीद लिए बैठे रहे, भारत के सामने बिछे चले जाते रहे। 1500 करोड़ की 84 योजनाओं की वो सौगात। प्रधानमंत्री मोदी का ये कश्मीर दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर दुनिया भी खामोश है, लेकिन शर्मिंदा नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में तो उठाया, लेकिन हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद न करवा सके। हालात की संगीनी दुनिया को बताए और भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सके। But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. Thanks to the kindness of the Indian people, His Holiness and His people are able. और बेसिकली तो वो मैसेज दे रहे थे चाइना को, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं, और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है, ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है जो बेसिकली वो खेल रहे हैं अगेंस्ट द चाइनीज। एक तो बाद मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारा डेलीगेशन दलाई लामा से मिल रहा है अमेरिकन, उससे चाइना जो है उन्होंने उस पर जवाब। कश्मीरी आवाम से मौक़िफ़ की सही तर्जुमानी करके दुनिया के आगे कश्मीर में भारत का चेहरा नहीं दिखा सके। उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, देखो जमाना चाल क़यामत की चल गया। जम्मू कश्मीर को 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात। पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले इतनी तारीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसी की तारीफ करेंगे कि जो इकोनॉमी में जो है दी बेस्ट करके दिखाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो जो मैसेज दिया गया है, जो इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से किए जा रहे हैं कश्मीरियों की हिमायत के लिए, कश्मीरियों के साथ भारत ने जो कुछ किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, आज वो मैसेज जिस तरह डिलीवर होना चाहिए था उसी तरह डिलीवर। भारत पर इसका किस हद तक दबाव पड़ेगा या पड़ सकता है सर? तो आज यह कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जी एक रात में कल मोदी साहब ने काम कर दिया, तो इट इज नॉट लाइक दैट। वी मस्ट बी क्लियर इन आवर पर्सपेक्टिव और इन आवर अप्रोच। तो ये जो चीजें थी ये हो रही थी, और इससे पहले जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रहे क्या वो कभी भी दोस्ताना नहीं रहे। पहले तो हमें अपने बारे में देखना होगा, अपने बारे में सोचना होगा कि हमने बहुत सारी अच्छे इकदाम किए, मैं समझती हूँ कि वन साइडेड किए। वो करतारपुर हो, वो अभिनंदन को वापस करना हो, वो पहले दिन से ही दोस्ती की बात करना हो, हमारे टेलीफोन ना उठाने के बावजूद मोदी साहब को जो है वजीर आजम साहब ने गुड विशेस भी भेजी। हमारे नजरियाती सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये एक मामला, कश्मीर का एक मामला ऐसा है कि जिसमें हम मुत्तहद हैं भी, मुत्तहद हो भी सकते हैं, दुनिया को मैसेज पहुंचा भी सकते हैं, कश्मीर को बता। डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होंगे तो मिसाल के तौर पे हम जापान के जरिए से इंडिया को पैगाम भेजेंगे और वो हमें स्विट्जरलैंड के जरिए से पैगाम भेजेंगे, वो बेहतर है कि बराह रास्त बातचीत करनी बेहतर है। तो गोया डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ना जो है वो एक अक्लमंदी की निशानी नहीं होती, बल्कि एक किस्म का एक्ट ऑफ डेस्परेशन होती है और अपने हाथ काटने वाली बात होती है। इस वक्त इतने जज्बात बढ़े हुए हैं, कोई कहता है कि जंग कर दो, कोई कहता है गज़वा हिंद शुरू हो गया है। ये सारी चीजें सोच समझ के की जाते हैं। कौमी फैसले जो हैं अमन के और जंग के बहुत ठंडे दिल के साथ किए जाते हैं, जज्बात में बह के और नारे लगा के नहीं किए जाते। क्या अभी भी हम उम्मीद रखें कि हम भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे कश्मीर के मामले के बाद? क्या अभी भी उम्मीद रखना बाकी रह जाती है फिर सर? इस बात का खतरा मौजूद रहेगा कि ये यहाँ पे किसी वक्त भी खौफनाक किस्म की जंग छिड़ सकती है, और ये बात बार बार हम कह भी चुके हैं। कल वजीर आजम साहब भी दे चुके हैं, खालिद अजीम साहब, और इसके साथ साथ हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो खिताब कर रहे हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो सिर्फ तकरीर तक या गुफ्तगू तक महदूद ना हो। अब हम उस पर अमल और रद्द-ए-अमल भी आगे देखें। सिफारती सतह पर हम इस तरह से कश्मीर का मुद्दा नहीं बयान कर पाए, या फिर हमारे साथ जो मुस्लिम बिरादरी ने खड़े होना था कश्मीर के मामले पर नहीं हो पाया, जिसका फायदा भारत ने उठाया है। ये जो हुकूमत आई है इसमें कोई कल्चर ही नहीं समझ रहा, यही नहीं समझ रहा कि मोदी आदमी किस किस्म का है, या अमित शाह किस किस्म का आदमी है, या अजीत कुमार डेविल जो पाकिस्तान में आके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ड्राइंग रूम में बैठा था वो किस किस्म का आदमी है।
कांग्रेस का डेलीगेशन इंडिया गया हुआ था ताज साहब, उनकी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मुलाकात हुई है, डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई, और सबसे बढ़ के ये है कि धर्मशाला में दलाई लामा से भी मुलाकात हुई है और उन्होंने तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल में खिताब भी किए हैं। बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा ताज साहब क्रिएट हुआ है और बेसिकली तो वो मैसेज दे रहे थे चाइना को, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है जो बेसिकली वो खेल रहे हैं अगेंस्ट दी चाइनीज। के बाद मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारा डेलीगेशन दलाई लामा से मिल रहा है अमेरिकन, उससे चाइना जो है उन्होंने उस पर जवाब, चाइना भारत के साथ ट्रेड करने से आपके अवाम के हालात ठीक होंगे। रूलिंग एलीट की दुबई की प्रॉपर्टियां आपके ट्रेड के साथ नहीं आएंगी, वो सिर्फ चाइनीज किकबैक के साथ आएंगी और आपकी रूलिंग एलीट सिर्फ चाइनीज किकबैक में इंटरेस्टेड है, वो ट्रेड में और पाकिस्तान की बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो समझता हूं कि भारत के साथ ट्रेड करना, खोलना आपका नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट नेशनल इंटरेस्ट में कौन से फैसले करती है? नन, जीरो। मैं बता रहा हूं, आप चाइनीज बोली का इंतजार कर रहे हैं, किसी किकबैक अच्छा प्लान आ गया वहां से, कोई रेलवे का प्रोजेक्ट, कोई दूसरा तीसरा अच्छा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें किकबैक दुबई में, लंदन में अच्छी मिलती हो, आप कर लेंगे। पिछले दौर में भी इस तरह होता रहा, मेरे पास शवाहिद इस चीजों कई मौजूद है। मैंने कई बिल्डिंगें खुद अपनी आंखों से देखी हैं जो चाइनीज किकबैक के साथ दुबई में, चाइनीज किकबैक के साथ। तो आपके जो इस वक्त स्टीयरिंग पे लोग बैठे हैं वो उनका इंटरेस्ट दुबई लंदन में है, पाकिस्तान की अवाम और इन्फ्लेशन नहीं है। नैंसी पेलोसी को परमिशन दे दिया कि वो आएंगी और वो तिब्बत के पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगी और तिब्बत के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने क्या सब गाली नहीं दिया शी जिनपिंग को। बहुत अच्छे शुद्ध अंग्रेजी में उन्होंने शी जिनपिंग का बहुत लिया और ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आके उन्होंने प्रधानमंत्री से मिला और देखिए, जब हम प्रधानमंत्री ने ताइवान के प्रधानमंत्री को ताइवान के राष्ट्रपति को एक्नॉलेज किया था, तब चीन का एम्बेसी 3 दिन के लिए लगातार ट्वीट करता रहा, वो इतना गुस्सा हो गया था। पर इस बार जब नैंसी पेलोसी को जो हमने परमिशन दिया और फिर नैंसी पेलोसी ने आके ये स्पीच किया और फिर नैंसी पेलोसी ने जाके फिर प्रधानमंत्री से मिला, उन्होंने कभी भी देखिए उनका एम्बेसी स्पोक्स चाइना करके है, कुछ नहीं एक्नॉलेज किया। तो वहां पे बगावत हुई थी बड़े लेवल की तिब्बत के अंदर और तिब्बती सारे खड़े हो गए और उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया। चाइना ने अपनी फौजें भेजी और हजारों तिब्बतियों को मारा और ये दलाई लामा की जान के पीछे पड़ गए। उस समय दलाई लामा की उम्र बहुत कम थी, ही वाज अ यंगस्टर, बहुत छोटे थे वो। तो दोस्तों, जब दलाई लामा वहां से पलायन करके भारत आए तो पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उन्होंने बोला कि तिब्बती गवर्नमेंट है, तिब्बती गवर्नमेंट इन एग्जाइल उन्होंने मसूरी में सेट करी। धर्मशाला बाद में गए, वो साल भर पहले मसूरी में रहे, फिर मसूरी से सारे के सारे लोग अपना पूरा सामान लेके पहुंच गए धर्मशाला और तब से धर्मशाला में सब चीजें। तो भारत ने उसका जवाब, जैसे मैंने बताया था कि भाई भारत को जवाब पाकिस्तान को तो देना ही देना पड़ेगा, चाइना को जरूर देना पड़ेगा, और भारत ने उसको जवाब दिया कि साहब तिब्बत हम रीनेम कर रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज आई कि भाई नैंसी पेलोसी की पूरी एक डेलीगेशन आ रही है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो मक्कदम साहब हैं उनके साथ सब लोग आके यहाँ पर दलाई लामा से धर्मशाला में मिलेंगे। सो पहले दिन ये लोग आए यहाँ पर, ये पार्लियामेंट में इन लोगों ने थोड़ी लेक्चरबाजी करी, उसके बाद अगले दिन दलाई लामा नहीं है टू स्पेयर इनटू भारत फ्रंट। ठीक है, अगर वो भारत के फ्रंट में स्पेयर करेगा तो उसका ताइवान का ड्रीम गया, अगर वो भारत के साथ कहीं जाता है या कुछ करता है तो उसका और भी ड्रीम्स, इधर उधर के जो ड्रीम्स हैं वो सारे डब्बे में जाएंगे। एंड चाइना अंडरस्टैंड्स दैट। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है कि भाई भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या हुआ? भाई कहां गई भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? कुछ तो गड़बड़ नहीं है यार, एवरीथिंग इज द सेम। अगर यूएस अपने मतलब के लिए चाइना पे प्रेशर डालना चाहता है और आपके थ्रू डालना चाहता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।